हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। आज हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, संज्ञा के प्रकार के बारे में भी जानेंगे। यह जो टॉपिक है, यह टॉपिक आपके बीटेट, सीटेट, केवीएस, DSSB और अन्य जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पे हिंदी पूछे जाते हैं, वहाँ पे इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह नाम या परिचय होता है। ठीक है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। जैसे आप देख रहे होंगे, जैसे में देखा जाए रमेश, नरेंद्र मोदी, ये क्या हुआ? व्यक्ति या प्राणी का नाम है। जैसे कि कुर्सी या कार, ये क्या है? वस्तु का नाम है। जैसे कि कानपुर, घर, नदी, ये क्या है? स्थान का नाम है। डर, घबराहट, आलस्य, ये क्या है? भाव का नाम है। तो इस प्रकार संज्ञा की परिभाषा आप समझ चुके होंगे और एग्जाम्पल से और क्लियर आपको हो गया होगा। आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं संज्ञा के प्रकार के बारे में। तो संज्ञा के जो प्रकार होते हैं वो 3 ही होते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है। और जातिवाचक के जो होते हैं वो 2 उपभेद होते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। एक होता है द्रव्यवाचक और दूसरा होता है समूहवाचक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि संज्ञा के प्रकार मूल रूप से कितने होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। ठीक है। या फिर आपसे पूछा जाए कि रचना या बनावट के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। ठीक है। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए प्रयोग या अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि आप लोग इससे पहले आपको बताया गया है कि जातिवाचक के 2 उपभेद होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। आगे देखते हैं। अब हम लोग व्यक्तिवाचक के बारे में पढ़ेंगे। चलिए व्यक्तिवाचक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, इसकी परिभाषा को हम लोग जानते हैं। लिखा हुआ है कि वे शब्द जो विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं, क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे में आप देख लीजिए, राम हो गया, राधा, यमुना, दिल्ली, होली। ठीक है। जैसे राम किसी विशेष व्यक्ति का नाम होगा। ठीक है। राधा किसी विशेष व्यक्ति का नाम होगा, यमुना विशेष स्थान का नाम होगा, दिल्ली विशेष स्थान का नाम होगा, इस तरह से। ठीक है। अब एक चीज समझिए, अगर आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचानना है तो किस प्रकार हम पहचानेंगे? ठीक है, चलिए देख रहे होंगे, जैसे नोट में लिखा हुआ है कि जितना भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा उसका बहुवचन नहीं बनता। तो इस प्रकार अगर जितना भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा उसका बहुवचन नहीं बनता। ये आप दिमाग में बैठा के रखिएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो भी होगा, जितना भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है उसका बहुवचन नहीं बनता है। आप बहुवचन बनाएंगे तो उसका बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है राम, तो राम का बहुवचन नहीं बनेगा। जैसे राधा, राधा का बहुवचन नहीं बनेगा। तो ये सब हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा में। आगे देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा को देखते हैं। देखिए, जातिवाचक संज्ञा के बारे में लिखा हुआ है कि जो सब संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। जैसे में आप देख रहे हैं लड़का, नारी, नदी, राजधानी, त्यौहार। ठीक है। अब इसमें एक चीज समझिए, अगर जातिवाचक संज्ञा को पहचानना है तो किस प्रकार पहचानेंगे? तो जितने भी जातिवाचक संज्ञा होगा उसका हम बहुवचन बनता है, यानी उसका बहुवचन बनता है। तो आप इस प्रकार पहचान सकते हैं, जिस भी संज्ञा का बहुवचन बनेगा वो जातिवाचक संज्ञा में होगा। और आगे देखते हैं, इसमें और भी कुछ लिखा हुआ है। जैसे कि अगर पशुओं के जितने भी नाम होते हैं वो सभी जातिवाचक संज्ञा में होंगे, यानी पशु के जितने भी नाम होते हैं वो भी जातिवाचक संज्ञा में होते हैं। जैसे कि गाय, घोड़ा, भालू। ठीक है। आगे देखते हैं, जितने भी वस्तुओं के नाम होते हैं, यानी जितने भी वस्तु होते हैं उनके नाम भी जातिवाचक संज्ञा में होते हैं। जैसे घड़ी हो गया, थर्मस हो गया, साइकिल हो गया। ठीक है। और भी है, जैसे जितने भी पदों के नाम होते हैं वो भी जातिवाचक संज्ञा में होते हैं। जैसे शिक्षक,
न्यायाधीश, मैनेजर, ये सभी पदों के नाम हैं, ये भी जातिवाचक संज्ञा में होंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, इसकी परिभाषा को हम बताते हैं। इसमें लिखा हुआ है, देखिए, वे शब्द या वे सब छोड़िए, ऐसी वस्तुएं जो जिसमें द्रव्य, धातु, पदार्थ, ठीक है, जिनसे नाप तौल का बोध हो, ठीक है, वे ऐसी वस्तुएं जिनसे नाप तौल का बोध हो, चाहे वो द्रव हो, धातु हो या पदार्थ हो, द्रववाचक संज्ञा कहलाएंगे, ठीक है। या फिर ऐसी वस्तुएं जिनसे दूसरी वस्तुओं का निर्माण हो, उसे द्रववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे में आप देख रहे हैं, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, प्लास्टिक, दूध, तेल, पानी, इस तरह से कोयला, चीनी, चावल, ये सभी किस में आ गए? द्रववाचक संज्ञा में हो गए, ठीक है। और द्रववाचक संज्ञा में धातु भी आता है, द्रव भी आता है और पदार्थ भी आता है। एग्जाम्पल्स आप लोग देख रहे होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा की। तो इसकी परिभाषा को देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि ऐसे शब्द जो किसी प्राणी वस्तु के समूह का बोध कराते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहलाएंगे। जैसे में देख लीजिए, सेना, टीम, दल, तो ये सभी क्या है? एक समूह का बोध करा रहे हैं। जैसे सेना, सेना क्या है? एक समूह है। टीम क्या है? एक समूह है। दल क्या है? समूह है। गुच्छा क्या है? एक समूह है, ठीक है। तो गिरोह, रैली, बाजार, आप एक चीज समझिए, प्राणी या वस्तु का, जैसे आपसे पूछा जाए गुच्छा, तो गुच्छा क्या है? वस्तु है, तो ये वस्तु के समूह का बोध करा रहा है। अगर प्राणी की बात करें तो सेना क्या है? सेना प्राणी है। तो प्राणी या वस्तु का बोध जो भी शब्द कराता है वो समूहवाचक शब्द में आ जाएगा, ठीक है। मित्रगण, छात्रगण, छात्र वर्ग, इस तरह से। चलिए अब बात करते हैं हम इसके लास्ट जो है वो भाववाचक संज्ञा है। इसकी परिभाषा को देखते हैं। तो भाववाचक संज्ञा के बारे में लिखा है, किसी भाव लिखा हुआ है, किसी के अंदर, यानी भाव किसी के अंदर होती है, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव हो, ठीक है। यानी भाववाचक संज्ञा में क्या होता है कि भाव जो होता है वो किसी के अंदर होती है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, इस तरह से हम पहचान सकते हैं वो भाववाचक संज्ञा है। जैसे कि डर, अब डर क्या है? तो किसी न किसी के अंदर होगा डर, ठीक है। आलस्य, ये भी क्या हो गया? भाव होगा, यानी आलस्य किसी न किसी के अंदर होगा, ठीक है। या फिर सजीव हो या फिर निर्जीव हो, ठीक है। जो भी भाव जो होता है ना, वो किसी के अंदर होती है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। इस प्रकार हम पहचान सकते हैं कि वो भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे कि डर, आलस्य, घबराहट, लालच, पशुता, इस तरह से। करवाहट, मिठास, पागलपन। अब देखिए, सजीव और निर्जीव की बात किया गया तो यहाँ पे देखिए, अगर करवाहट की बात करेंगे तो करवाहट किसके अंदर होगा? करेला के अंदर। लेकिन करेला क्या होता है? निर्जीव होता है, तो ये भी भाववाचक संज्ञा होगा। मिठास की बात करें तो मिठास किस में होता है? गन्ना में होता है, ये भी निर्जीव होता है। लेकिन डर की बात करें तो डर किस में होता है? मनुष्य में होता है, यानी सजीव होता है। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं जो भाववाचक संज्ञा है वो सजीव और निर्जीव दोनों के अंदर उपस्थित होता है। परिभाषा की बात करें तो परिभाषा ऐसे देख सकते हैं कि ऐसे शब्द जो किसी की गुण, दशा, स्थिति, स्वभाव, अवस्था को प्रकट करते हैं या महसूस कराते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आपका संज्ञा का टॉपिक खत्म हो गया और संज्ञा के प्रकार के बारे में हम लोग जान चुके हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।